सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने, सुरक्षित डेटा और डिजिटल कौशल विकास पर G20 देशों की सहमति। बेंगलुरु में जारी हुआ आउटकम डॉक्यूमेंट। ब्राजील को सौंपी गई G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारूप के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान। समावेशी समृद्ध डिजिटल भारत के सफल समाधान को बताया दुनिया के लिए उपयोगी। तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर रहा जोर। गांधीनगर में G20 देशों ने संयुक्त वित्त स्वास्थ्य कार्यबल पर जताई प्रतिबद्धता। आउटकम दस्तावेज में दिखी भारत की झलक। स्वास्थ्य आपातकाल, दवा व जांच किट की उपलब्धता को मिली जगह। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल लॉन्च। प्याज निर्यात पर तत्काल प्रभाव लगा 40% शुल्क। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार का लगातार एक्शन। बफर स्टॉक से 3 लाख मीट्रिक टन प्याज जारी करने का बीते हफ्ते ही किया था फैसला। केरल की खराब होती वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्षी कांग्रेस हुई हमलावर। फिजूल खर्ची सहित उचित कदम न उठाने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री की बेटी वीना पर भी कर हेराफेरी का आरोप। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अभी भी फरार। 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। भाजपा ने फेल होती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। और भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए आईसीसी ने शुभंकर किया जारी। युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया मस्कट। 5 अक्टूबर से होगी क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और रात 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देखते हैं खबरें विस्तार से। G20 कार्य समूहों की बैठक के बाद अब मंत्री स्तरीय बैठकें शुरू हो गई हैं, जहां विषय के एजेंडे को फाइनल रूप दिया जा रहा है। बेंगलुरु में हुई G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों को सामने रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए एक ठोस रोड मैप बनाए जाने पर जोर दिया। बेंगलुरु में हुई G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षित और जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारूप के लिए सदस्य देशों का आह्वान किया। India is an ideal testing lab for solutions. A solution that succeeds in India can be easily applied anywhere in the world. India is ready to share its experience with the world. We offered our CoWIN platform for global good during the COVID pandemic. We have now created an online global public digital goods repository, the India Stack. This is to ensure that no one is left behind, especially our brothers and sisters from the global south. वहीं उन्होंने G20 देशों द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए समान प्रारूप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के खतरों साथ ही चुनौतियों को देखते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने की भी बात कही। Progress on common framework for digital public infrastructure will help create a transparent, accountable, and fair digital ecosystem for all. As the digital economy spreads globally, it will face security threats and challenges. In this context, it is important to build
consensus on the G20 high-level principles for a secure, trusted and resilient digital economy. भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रा और बीते 9 साल की उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में रखा। उन्होंने बताया कि भारत में मौजूदा समय में 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वहीं वैश्विक वास्तविक समय में भुगतान का 45% भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। We can also develop a framework for safe and responsible use of artificial intelligence. Indeed, we can build an entire ecosystem for technology-based solutions to address the challenges faced by humanity. All it needs from us are the 4 C's: conviction, commitment, coordination and collaborations. प्रौद्योगिकी और तकनीक दुनिया की जरूरत है। ऐसे में तकनीक तक सबकी पहुंच हो, वो लोकतांत्रिक हो, साथ ही निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने वाली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक एक परिणाम दस्तावेज को अपनाने के साथ संपन्न हुई। G20 के सभी देशों द्वारा भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल को सराहा गया है। बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल भी लॉन्च की गई। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। बैठक के दौरान भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल की विशेष रूप से सराहना हुई। बैठक के आउटकम दस्तावेज में ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत के साथ साथ आभा और कोविन को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया। इसमें दुनिया को भी भारत जैसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म अपनाने का सुझाव दिया गया है। कोई सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 5-6 हजार के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, वहां पर वो आ जाते हैं और आवश्यकता होती है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर या तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर बैठ के उसको एडवाइस कर देते हैं। आवश्यकता होती है तो वो सीधी भी उसके साथ बात करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। बैठक के अंतिम दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उपस्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल लॉन्च की। ये पहल डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन हेतु WHO प्रबंधित नेटवर्क और मंच के रूप में काम करेगी। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल हेल्थ संबंधी रिपोर्ट भी जारी की गई। बैठक में शामिल कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कामों को सराहा। उन्होंने भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बताते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों को सबके लिए मिसाल बताया। We visited the traditional medicine expo. We also went to the medical technology expo. So very good exposure and very impressed with all the developments here in India. I'm sure all of us are learning a lot. इसके साथ साथ वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक का भी आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शरीक हुईं। शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित G20 स्वास्थ्य कार्य समूह में भारत ने 3 बिंदुओं को प्राथमिकता दी थी। इनमें स्वास्थ्य आपातकाल से बचाव और त्वरित प्रतिक्रिया, दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूदा वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना शामिल हैं। गांधीनगर से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां की कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। दिन तिनक दिन
अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घरेलू बाजार में प्याज की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। नया निर्यात शुल्क 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई तबाही के चलते एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। शिमला सहित राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम के साथ साथ अन्य राहत कर्मी भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। शिमला के समर हिल क्षेत्र में शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। अब तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। शिमला के ऐसे अन्य इलाकों की भी पहचान की जा रही है जहां जमीन में दरारें पड़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, आर्मी, सभी कॉम्बाइंड टीम्स जो हैं वो सेगमेंट्स में हमने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। सेगमेंट्स में जो एक फिक्स्ड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई, उन एरियाज़ में वो सर्च और रिट्रीवल ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल के कई जिलों में बारिश अभी भी जारी रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो राहत अभियान तेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी गई है। जो घर उजड़े हैं, जो घर टूटे हैं, जिनका आशियाना उजड़ जाता है, उनको बसाने का दायित्व हमारी सरकार का है। और जहाँ तक पानी, बिजली, रोड की बात है, लैंडस्लाइड गिरते और गिरते, वो हमने सारी हिमाचल प्रदेश में ठीक कर दी। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों और इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में हालात को तेजी से सामान्य किया जा सके। इसके लिए कार्य योजना भी बनाई जा रही है। प्लान भी बना रहे हैं शिमला शहर के लिए। पीसीबी की गाइडलाइंस में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। घरों को बनाने में किस प्रकार से और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। उधर शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि बहुत से इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। शिमला से संजय प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ब्रेक के बाद फिलहाल आपके सामने ला रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। इसी वक्त खबर आई है कि लद्दाख में वाहन खाई में गिरने से भारतीय सेना के 9 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सैनिक कारू गैरिसन से लेह के पास क्यारी की ओर बढ़ रहे थे। इस दुर्घटना में कई सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इस वक्त लद्दाख से आ रही है ये खबर, जहां भारतीय सेना के जवानों के साथ लद्दाख में एक बड़ा हादसा हुआ।
जहां सेना के जवानों को जो वाहन लेकर जा रहा था वे खाई में गिर गया, जिससे 9 जवानों की मौत हो गई। सेना के जवानों को लेकर जा रहा था ये वाहन, जिस वक्त ये खाई में गिर गया और इसके खाई में गिरने से 9 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सैनिक कारू गैरिसन से लेह के पास क्यारी की ओर जा रहे थे जब ये हादसा हुआ। एक दुखद दुर्घटना जिसमें कई सैनिकों को चोटें भी आईं और 9 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। हमारी संवाददाता नंदिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नंदिता, क्या और अपडेट आ रहा है इस खबर को लेकर? दुखद खबर है ये। ममता, एक्चुअली हमें ये आज शाम की बात है, करीब 5:45 से 6 बजे के बीच में सदर्न लद्दाख के अंदर लेह से न्योमा जा रहा था एक आर्मी का कॉन्वॉय, जिसके अंदर करीब 5 व्हीकल थे। उसमें से एक व्हीकल जो है वो रोड से स्किड कर यानी कि उससे से फिसल कर एक गहरी खाई में गिर गया। इसके अंदर 10 सैनिक या फौजी सवार थे, जिनके अंदर से 9 फौजियों के बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद खबर आ रही है कि उनकी चली गई है और एक जो है वो इंजर्ड है। जो इंजर्ड पर्सन है, फौजी है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था थोड़ी देर पहले तक। तो ये कोई क्यारी नाम की जगह से 7 किलोमीटर पहले की ये खबर, 7 किलोमीटर पहले ये एक्सीडेंट हुआ था। तो ये आज शाम का 6 बजे के करीब का दुखद एक दुर्घटना हो गई है, जिसके अंदर ये आर्मी के 9 फौजी शहीद हुए। नंदिता, ये जो दुर्घटना है, दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं, बहुत ही दुखद दुर्घटना है ये, लेकिन क्या जो जिस जगह पर दुर्घटना हुई है वहाँ पर किस तरीके का स्थान है, वो किस तरीके की टोपोग्राफी है वहाँ पे, जिसके आधार पर ये समझ सके कि इस तरीके की दुर्घटना जो हुई है, जो बहुत ही दुखद दुर्घटना है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया ममता। एक्चुअली ये जिगजैग रोड्स हैं, क्योंकि जैसे पहाड़ों में रोड्स होते हैं, चट्टाने हैं और नीचे खाइयां हैं, और वो जो रोड्स हैं वो राउंड या एक स्नेक तरह की, सांप की तरह बेंड्स होते हैं उसमें। तो क्या वो, लेकिन जो हमारी आर्मी के सोर्सेज से बात हुई है वो ये हुई है कि वो व्हीकल किसी से टकराया नहीं है, लेकिन हाँ नीचे जा गिरा है। तो हो सकता है क्योंकि इस इलाके में शाम को 5:45-6 के करीब बहुत सूर्यास्त ऑलरेडी हो चुका होता है, बहुत जल्दी सूर्यास्त यानी कि सनसेट हो चुका होता है, तो अंधेरा भी हो गया होगा। और नॉर्मली आर्मी का प्रोटोकॉल होता है कि इन इलाकों में आप रात को ट्रैवल नहीं करते हैं। तो क्या वजह रही ये तो खैर बाद में ही कोई इंक्वायरी एस्टैब्लिश कर पाएगी, लेकिन ये बड़ा ही दुर्गम इलाका है जिसमें रोड जो है वो गोल घुमावदार होते हैं चट्टानों के चारों तरफ और नीचे खाइयां होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर वो व्हीकल एक ALS व्हीकल जिसे कहा जा रहा है, तो वो नीचे गिर गया था, तो उसके अंदर फेटैलिटीज 10 पैसेंजर्स के अंदर से 9 जो है वो फेटल हैं, यानी कि वो 9 की जान चली गई है। तो ऑब्वियसली बहुत ही ऊंची हाइट से ये व्हीकल गिरा है। नंदिता, आपने बताया कि 10 ही जवान थे इस वाहन में, जिनमें से 9 जवानों की जान चली गई है। तो एक ही जवान है जो इस वक्त जिनको चोटें आई हैं, जो गंभीर बताए जा रहे हैं। उनको कहाँ पर, उनको इलाज कहाँ दिया जा रहा है और उनकी हालत कैसी है? वहाँ पे उनको भी लेह के अंदर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है शिफ्ट किया गया है, और जो आर्मी है कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे चॉपर्स हो, डेड बॉडीज को भी इवैक्यूएट करने की इस वक्त जो मॉर्टल रिमेन्स है उनको प्रक्रिया जारी है। और आप जानती ही हैं कि रात के वक्त खाइयों के अंदर कैसे अगर हमें मॉर्टल रिमेन्स को ढूंढना है तो वो भी एक कठिन चैलेंज होता है फोर्सेस के लिए। और वो जो फौजी जिसे इंजरीज आई हैं उसे क्रिटिकल इंजरीज कहा जा रहा है, तो सीरियस इंजरीज तो हैं ही, लेकिन ये दुआ कर सकते हैं कि उनकी जान बच जाए। अमूमन नंदिता, जैसा आपने कहा कि प्रोटोकॉल को क्या फॉलो किया गया कि नहीं वो तो जांच का विषय है, लेकिन अमूमन किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है जब भी हम देखते हैं कि जवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी उनको लेकर जाया जाता है तो उसमें काफी एहतियात बरती जाती है और सेना के द्वारा कड़े नियम हैं जिनका पालन करना होता है? आपने सही बोला ममता। जो इंसर्जेंसी वाले या टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं
जैसे कश्मीर वैली है, उसमें तो आर्मी के कॉन्वॉयज के ऊपर एक क्विक रिएक्शन टीम और भी ट्रैवल करती है। उनके टाइमिंग्स जो है वो जो कॉन्वॉयज के आने जाने के चेंज किए जाते हैं और सेम टाइम पे नहीं व्हीकल्स हर रोज या हर वीक उसी टाइम रेगुलरिटी से नहीं फ्लाई करते। लेकिन क्योंकि ये लद्दाख का इलाका कोई टेररिज्म का यहाँ पर खतरा नहीं था, तो यहाँ पर ज्यादातर यही सारे के सारे व्हीकल जो हैं वो एक ही लाइन में और एक निश्चित दूरी बनाकर चलते हैं। ये तो प्रोटोकॉल होता ही है, लेकिन ये भी होता है कि क्योंकि ये बड़ा ही दुर्गम इलाका है, इसलिए इसमें रात का यानी कि अगर सनसेट हो जाए या सूर्यास्त हो जाए तो उसमें ये ट्रैवल नहीं किया जाता रात के वक्त। तो क्या वजह थी, क्या यहाँ पर आज जल्दी सूर्य अस्त हो गया यानी कि जल्दी सनसेट हो गया, क्या ये वजह थी, या कोई जो ये या अंधेरे के वक्त, ये भी मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकती कि उस वक्त अंधेरा ही था। हमें सिर्फ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये व्हीकल स्किड हो गया। तो क्या ये पायलट जो ड्राइवर था उनका कोई एरर था या उन्होंने कहीं से, जांच का विषय रहेगा। जाहिर है कि इस पर जांच की जाएगी, लेकिन वाकई दुखद हादसा ये। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम जानकारी हमारे से साझा करने के लिए। लेकिन लद्दाख से आ रही है ये बेहद दुखद खबर, जिसमें एक दुर्घटना है, उस दुर्घटना में हमारे सेना के 9 जवानों की जान चली गई है और एक जवान गंभीर रूप से घायल, जिन्हें लेह में इलाज दिया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।